गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हमारा जो लेक्चर है वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां हमने अपना पिछला जो लेक्चर था वो फिनिश किया था। हमने जब अपना पुरापाषाण काल के अंतर्गत निम्न पुरापाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक एज का अध्ययन किया था, तो आज हम उसी कड़ी में हम मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल का अध्ययन करेंगे। और विशेष रूप से हमारी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, स्कूल लेक्चरर है, पीजीटी लेवल का पेपर आते हैं, वहां से 100% हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत टफ होता जा रहा है। इसलिए मैं आपको जो भी पुरापाषाण काल का पैलियोलिथिक एज का पार्ट है उसको बहुत इन डेप्थ में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरी आशा है कि इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट, आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में इस चैप्टर से छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य पुरापाषाण काल अब एक नया चरण आरंभ हो गया। ये पुरापाषाण काल का ही अगला चरण है। और यदि समय विस्तार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका जो विस्तार था वो पहले के विस्तार के आधार पर 1 लाख वर्ष से 40,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। लेकिन अभी हम दिखाएंगे कि जो इसके अंतर्गत तमिलनाडु और राजस्थान में नवीनतम खोज हुई है, तो उसके आधार पर अब ये विस्तार जो है वो 4 लाख वर्ष पूर्व पहुंच गया है। 4 लाख वर्ष पूर्व, 1 लाख वर्ष से पीछे जाकर 4 लाख वर्ष पूर्व हो गया है। जैसा कि हमने निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत भी देखा था कि पहले निम्न पुरापाषाण काल का आप जो भी पहले की किताब देखेंगे, आज से 5 साल 10 साल पहले की बुक्स देखेंगे, उसमें निम्न पुरापाषाण का आरंभ जो था वो 5 लाख वर्ष पहले माना जाता था। लेकिन जो हाल ही में शिवालिक रेंज में नवीन खोजें हुई हैं, जम्मू कश्मीर में हुई है, वहां पर अब जो नई तिथियां निकल कर आई थी निम्न पुरापाषाण काल की, वो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व निकल के आई थी। और उसके आधार पर अब हमारा जो पुरापाषाण काल है वो लगभग अफ्रीका के बराबर पहुंच गया। यही बात मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत हो रही है। जो पिछले 1 दशक में नवीन खोज हुई है, हालांकि अभी भी इतिहास की ज्यादातर पुस्तकों में जो पुरापाषाण काल का आरंभ है, मध्य पुरापाषाण का आरंभ है, वो 1 लाख वर्ष पूर्व दिखाया गया है। लेकिन जो राजस्थान और तमिलनाडु में नवीन खोज हुई है कि कैसे वो 4 लाख वर्ष पूर्व पहुंच गया है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि मानवीय प्रजाति की दृष्टिकोण से किस मानवीय प्रजाति का काल था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य पुरापाषाण काल का जो ये औजार निर्मित कर रहे थे, इस औजार को निर्मित करने वाली मानवीय प्रजाति कौन थी? तो ये मानवीय प्रजाति थी निएंडरथल मानवीय प्रजाति। अर्थात निएंडरथल जो मानव था उसके द्वारा मध्य पुरापाषाण काल के औजारों का निर्माण किया जा रहा था। अब इसी के अंतर्गत अगला जो टॉपिक आता है वो आता है औजार तकनीक, कि अर्थात इस काल की औजार तकनीक क्या कहलाती थी। देखिए, मध्य पुरापाषाण काल में 2 औजार तकनीक प्रचलित रही हैं। एक तो है मोस्तारियन संस्कृति और दूसरा है लेवलॉइस तकनीक। आप इन दोनों के नाम रट लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित में कौन सी औजार तकनीक काम में लाई जाती थी। तो आपका आंसर यदि इनमें से कोई भी एक आ जाए, चाहे मोस्तारियन आ जाए चाहे लेवलॉइस आ जाए, तो आपका आंसर यही होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कच्चा माल क्या था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये निम्न पुरापाषाण काल की तुलना में एक नवीन काल है, इसलिए इसके अंतर्गत न केवल औजारों की तकनीक का विकास हो रहा है, अपितु जो मानव निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्ट्जाइट का इस्तेमाल करता था कच्चे माल के तौर पर, लेकिन अब वो मुख्य रूप से चर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। यहां से फिर से एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य पुरापाषाण काल में औजारों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा पत्थर की सामग्री इस्तेमाल की जाती थी। तो आपका आंसर क्या होगा? चर्ट। लेकिन केवल चर्ट का ही यूज नहीं किया जा रहा, बल्कि अन्य जो विभिन्न प्रकार के पाषाण थे, जैसे कि क्वार्ट्जाइट है, अगेट है, चेल्सडनी है, जैस्पर है, इनका प्रयोग भी औजार निर्माण के लिए किया जा रहा था।
लेकिन जो मेन सब्सटेंस था वो चर्ड था। आगे से आपको कभी भी इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कच्चे माल के स्वरूप में जो परिवर्तन आ रहा है उसको भी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात आती है मोस्तारी पत्थर उद्योग कि एक्चुअली मोस्तारी पत्थर उद्योग जो है इसकी ये सबसे पहले कहां खोजा गया था। देखिए, ये मध्य पाषाणकालीन औजार संस्कृति है जो सबसे पहले फ्रांस के मोस्ट एयर नामक स्थान पर खोजी गई थी। और किसके द्वारा खोजी गई थी? 1863 में हेनरी क्रिस्टी और एडवर्ड लॉरलेट। ये एडवर्ड लॉरलेट वही एडवर्ड लॉरलेट है जिसने पहली बार पूरा इतिहास का पाषाण युग का 3 कालों में विभाजन किया था। इन्हीं एडवर्ड लॉरलेट ने हेनरी क्रिस्टी के साथ मिलकर मोस्तारियन पत्थर उद्योग की खोज की थी फ्रांस में 1863 ईस्वी में। अब आ जाता है हमारा लेवेलोइस तकनीक। ये दोनों ही तकनीक जो हैं हमारी मध्य पुरापाषाण काल से रिलेटेड हैं। लेवेलोइस तकनीक जो है वो मध्य पुरापाषाण काल की मुख्य तकनीक है और इसकी खोज भी फ्रांस के पेरिस के उपनगर लेवेलोइस में की गई थी। फ्रांस का जो पेरिस का उपनगर है लेवेलोइस, उसमें की गई थी। और आप देख रहे हैं कि जो इस तकनीक का जो पत्थर का से औजार का निर्माण है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए, पहले शल्क को हटाया जाता है। ये पैबूल है, एक पत्थर है जिसके चारों कोनों को छीलकर अलग कर लिया जाता है। और जब इसको अलग कर लिया जाता है तो ये कुछ एक बड़े कोर में से एक छोटा सा फलक निकाल लिया जाता है बाहर, इसके कोनों को तोड़कर। तो जो कोनों को तोड़कर इस फलक को बाहर निकाल दिया जाता है तो एक कछुए की शैल जैसा नजर आता है। कछुए की जो उसकी पीठ, जो उसकी कछुए का पिछला ऊपर का हिस्सा होता है, जो उसकी शैल होती है, उसके आकार का ये नजर आता है, ये वाला हिस्सा। ये इस बड़े कोर को छांटकर इस नए छोटे कोर का निर्माण किया गया है। इसी को कहा जाता है लेवेलोइस तकनीक। और इस तकनीक का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, मध्य पुरापाषाण काल में किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसको कछुआ कोर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे फिर से एक नया क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी पुरापाषाण तकनीक कछुआ कोर के नाम से जानी जाती थी? मोस्तारियन संस्कृति, मोगदालियन संस्कृति, लेवेलोइस तकनीक। तो आपका आंसर क्या होगा? लेवेलोइस तकनीक। अर्थात आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है प्रमुख औजारों के नाम, अर्थात जो पुरापाषाण काल में औजार यूज किए जा रहे थे उनके नाम क्या थे। देखिए, ये पुरापाषाण काल के, मध्य पुरापाषाण काल के सारे औजार हैं, जिसमें जो सबसे पहला औजार था उसको स्क्रैपर कहते थे, खुरचनी। और ये मुख्य रूप से हड्डी, और जो पुरापाषाण कालीन मानव था वो हड्डी और लकड़ी को साफ करने के लिए स्क्रैपर अर्थात खुरचनी का इस्तेमाल करता था। अर्थात ये मध्य पुरापाषाण काल का पहला औजार है, स्क्रैपर। इसके बाद आते हैं पॉइंट्स, भाले की नोक और नुकीले औजार। आप स्पष्ट ही देख पा रहे हैं सॉरी, कि जो पॉइंट्स हैं ये मुख्य रूप से शिकार के लिए थे। आप इनकी धार देखकर ये अंदाज लगा सकते हैं कि इनका आकार कितना तीखा है। और इनको जब फेंक के मारा जाता था तो किसी भी छोटे जानवर की जान लेने के लिए, उसका खत्म करने के लिए पर्याप्त होता था। ये पॉइंट्स जो हैं वो मध्य पुरापाषाण काल का दूसरा महत्वपूर्ण औजार है। तीसरा है बोअर्स या छेदक। चमड़े या लकड़ी में छेद करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। देखिए, पूरा बड़ा पत्थर है जिसका जो टिप है वो आगे अलग से निकला हुआ है, और ये निकला नहीं हुआ है, इसको तोड़कर बनाया गया है। और इसका प्रयोग जो था छेदने के लिए किया जाता था, इसलिए इसको बोअर्स या हिंदी में कहते हैं छेदक। ये मध्य पुरापाषाण काल का तीसरा महत्वपूर्ण औजार है। अब आता है ब्यूरियंस। ब्यूरियंस के विषय में एक विशेष बात यह है कि ब्यूरियंस मुख्य रूप से उच्च पुरापाषाण काल का औजार है। अर्थात
मध्य पुरापाषाण काल के बाद जो नवीन औजार तकनीक आएगी उसमें ब्यूरियंस काम आते हैं, लेकिन पहली बार इतिहास में ब्यूरियंस जो हैं वो हमें मध्य पुरापाषाण काल में ही नजर आते हैं, और ये हड्डी और लकड़ी पर नक्काशी करने के काम आते थे। और हम जानते हैं कि नक्काशी की जो कला थी वो उच्च पुरापाषाण काल में विकसित हुई थी, लेकिन इनका सर्वप्रथम दिग्दर्शन जो है वो मध्य पुरापाषाण काल में हुआ है। बेसिकली जो औजार हैं मध्य पुरापाषाण काल के वो तीन ही हैं, स्क्रैपर, पॉइंट्स और बोअर्स। जिस प्रकार निम्न पुरापाषाण काल के औजार क्या थे, चॉपर चॉपिंग और हैंड एक्स। चॉपर चॉपिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति ये आपको बताए थे मैंने निम्न पुरापाषाण काल के। जबकि उच्च मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य औजार क्या हैं आपके, स्क्रैपर, पॉइंट्स और बोअर्स, अर्थात खुरचनी, भाले की नोक और छेदक। ये जो ब्यूरियंस नजर आ रहे हैं ये ऑक्सिलरी सहायक औजार थे, मुख्य औजार नहीं थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लेवेलॉइस फ्लैक्स हैं, हैंड एक्स हैं, क्लीवर्स हैं, चॉपर्स हैं। ये जो तीन औजार थे मुख्य रूप से हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, ये हमें निम्न पुरापाषाण काल के औजार थे। किसके औजार थे, निम्न पुरापाषाण काल के। हालांकि ये इस दौर में भी इन औजारों का प्रयोग जारी रहा, लेकिन इनका प्रयोग होना कम हो गया, क्योंकि इनकी तुलना में मध्य पुरापाषाण काल के निएंडरथल मानव ने कहीं अधिक सोफिस्टिकेटेड टूल्स का निर्माण कर लिया था। तो उन पर इन ऐसे पुराने औजारों पर उनकी जो निर्भरता थी वो बहुत कम हो गई। और हम देखते हैं कि जब भी मानव नई टेक्नोलॉजी का इजाद कर लेता है, नई तकनीक का इजाद कर लेता है, तो वो पुरानी तकनीक से धीरे धीरे पीछे हटता चला जाता है या उसको कम काम यूज में लेना शुरू कर देता है। और हम इतिहास के आगे के चरणों में देखेंगे कि जो टेक्निक्स इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत एडवांस नजर आ रही है, जब माइक्रोलिथ एज शुरू होता है, नवपाषाण काल शुरू होता है, मध्य पाषाण काल शुरू होता है, तो ये औजार भी एक तरह से त्याग दिए जाते हैं और उनकी जगह एक नए औजारों की टेक्निक्स सामने आ जाती है। ठीक है, आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आ जाते हैं मध्य पाषाण युगीन जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है। देखिए, मध्य पुरापाषाण काल में ही मनुष्य ने पहली बार आग का आविष्कार किया था, और आग के आविष्कार से उसको बहुत फायदा हुआ। पहली बात तो जिन वो अंधेरी गुफाओं में रहता था, अब रात को उनको प्रकाशमान करना संभव हो गया। प्रकाश करने से एक तो जो ठंड का वातावरण था उसमें उसको एक्स्ट्रा गर्मी मिलती थी, साथ में जो जंगली जो जानवर थे उनको आग से दूर रखने में मदद मिलती थी। और कहीं ना कहीं जो वो पहले कच्चा मांस खाया करता था, अब उस कच्चे मांस को भी वो पकाकर खा सकता था। तो आग का आविष्कार मध्य पुरापाषाण काल की एक बहुत ही बड़ी देन है। इसको आप याद कर सकते हैं। ये आपसे बहुत ढंग से पूछा जा सकता है कि आग का आविष्कार इतिहास के किस दौर में हुआ या पाषाण युग के किस दौर में हुआ, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। तो आपका आंसर होगा मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज। देखिए, ये एक्चुअली में निएंडरथल मानवीय प्रजाति थी। जो आधुनिक मानव है, जो आधुनिक मानव की प्रजाति है क्रो-मैग्नन मानव, उससे बहुत कुछ मिलता जुलता था। लेकिन जैसे ही मानव की नई प्रजाति क्रो-मैग्नन आई तो ये प्रजाति लुप्त हो गई। तो निएंडरथल मानव प्रजाति किस दौर से रिलेटेड है, मध्य पुरापाषाण काल से। आगे चलते हैं। देखिए, ये भी बहुत कई बार विवाद का विषय होता है कि जो श्रम विभाजन है वो इतिहास के किस दौर में सामने आया। तो ज्यादातर पुरातत्ववेत्ताओं की मान्यता है कि जो श्रम विभाजन का सिद्धांत आया था कि अर्थात पुरुष जो हैं वो शिकार करेंगे, महिलाएं जो हैं वो भोजन एकत्रित करेंगी या बच्चों की देखभाल करेंगी। तो इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा अनुसंधान हुआ है, और ये अनुसंधान एरिजोना विश्वविद्यालय के स्टीवन और मैरी स्ट्राइकर के द्वारा हुआ है।
और उनका मानना है कि यह लिंग विभाजन उच्च पुरापाषाण काल से पहले मौजूद नहीं था। अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि मध्य पुरापाषाण काल में श्रम विभाजन आया था, लेकिन एरिजोना विश्वविद्यालय के स्टीवन और मैरी स्ट्राइकर ये मानते हैं कि ये जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है वो इतिहास में पहली बार उच्च पुरापाषाण काल में सामने आया था, अर्थात इसके युग के बाद में। यदि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीय नदियों के कौन से तिलोच्छेदन से मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति प्राप्त होती है, तो आपका आंसर होगा भारतीय नदियों के दूसरे तलोच्छेदन निक्षेपों से मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति प्राप्त होती है। इसी प्रकार यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति को कोर औजार कहा जाता था, क्या कहा जाता था? कोर औजार तकनीक। और मैंने आपको बताया था कि कोर और शल्क क्या होता है, लेकिन जो मध्य पुरापाषाण कालीन तकनीक थी उसको शल्क विनिर्माण तकनीक कहा जाता था, और जो लेवा लेवा तकनीक या लेवेलॉइस तकनीक से संबंध थी। अर्थात आप ये शब्द बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार भारत की जो मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति है उसको नेवासा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। और नेवासा उद्योग के नाम से क्यों जाना जाता है कि भारत के जो प्रख्यात आर्कियोलॉजिस्ट थे एच.डी. सांकलिया, उनके द्वारा नेवासा में बहुत बड़े पैमाने पर उत्खनन किया गया था, जिसमें भारत का सबसे समृद्ध मध्य पुरापाषाण कालीन जो औजारों का प्रकार मिला था वो नेवासा से प्राप्त हुआ था। इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेवासा उद्योग किससे संबद्ध है? मध्य पुरापाषाण काल से, उच्च पुरापाषाण काल से, नवपाषाण काल से या ऐतिहासिक काल से? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर मध्य पुरापाषाण काल से ये उद्योग संबंध रखता है। अब बात आती है नवीनतम खोजों की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक ये माना गया था भारतीय संदर्भ में कि जो मध्य पुरापाषाण काल है उसका समय 1 लाख वर्ष से 40,000 ईसा पूर्व है, या सॉरी 50,000 ईसा पूर्व है। अगर आपके पेपर में ये ऑप्शन रहता है 1 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व या 40,000 ईसा पूर्व, तो वो आंसर सही होगा। लेकिन अगर इसकी जगह ये भी आ जाए कि 4 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, तो वो भी सही होगा। और क्यों होगा? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह 2 है। पहली बात जो है कि राजस्थान में डीडवाना से जो मध्य पुरापाषाण कालीन सामग्री प्राप्त हुई है उसकी तिथियां 1,50,000 वर्ष पूर्व निर्धारित हुई हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, 2018 में शांति पप्पू के द्वारा अत्तिरपक्कम में खुदाई जो की गई है उसमें जो मध्य पुरापाषाण काल की तिथियां आई हैं वो और भी बैक डेट में जाती हैं, और वो है 3,85,000 वर्ष पूर्व। ये जो नवीनतम खोजें दी गई हैं आपको, ये इसलिए दी गई हैं ताकि बाय चांस इन चीजों को पूछ ले कि हाल ही में कहां पर उत्खनन में पुरापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप बता सकते हो अत्तिरपक्कम और डीडवाना। और अब इन खोजों के बाद भारत का जो सबसे प्राचीनतम पुरापाषाण कालीन स्थल है वो अब अत्तिरपक्कम हो गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा है? मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल। तो आपका आंसर होगा अत्तिरपक्कम। अत्तिरपक्कम भारत का सबसे प्राचीनतम मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहले निम्न पुरापाषाण काल में महाराष्ट्र का बोरी प्राचीनतम स्थल होता था जिसकी तिथि क्या थी? 14 लाख ईसा पूर्व। लेकिन अब जो मंगलबनी और जो दूसरे स्थान प्राप्त हुए हैं शिवालिक रेंज में, वहां जो तिथियां हैं वो 25 लाख से भी ऊपर गई हैं, 28 लाख वर्ष पूर्व गई हैं। तो वो नवीनतम खोज है। तो ये क्वेश्चन अक्सर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ में या आपकी सीयूट पेपर में पूछा जा सकता है कि प्राचीनतम तिथियां कहां से प्राप्त हुई हैं। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से बनने लग जाता है।
देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब बात आती है कि भारत के मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्योंकि कोई 3 स्थान दे देगा और उनमें से एक स्थान किसी दूसरे काल का दे देगा, इसलिए आपको स्टेट वाइज भारत के सभी कालों के नाम याद रखने बहुत आवश्यक हैं। जैसे कि राजस्थान से ही बात करते हैं हम। राजस्थान में डीडवाना है, पुष्कर क्षेत्र है, जैसलमेर है, लूनी प्रवाह क्षेत्र है। और लूनी उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य पुरापाषाण कालीन उद्योग है। जैसे कि नेवासा उद्योग का संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है, उसी प्रकार राजस्थान में भी लूनी उद्योग का संबंध मध्य पुरापाषाण काल से है। गुजरात में हिरन घाटी है। उत्तर प्रदेश में काफी इंपॉर्टेंट मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल मिलते हैं, जैसे कि बेलन घाटी है, महुआ कच्चा है, पंचो है, इटावा है, नागनी की पहाड़ी है। और महाराष्ट्र में है नेवासा, पटने और चिकरी। और फिर इंपॉर्टेंट स्थल आ ही जाता है अत्तिरपक्कम तमिलनाडु में, जो भारत का सबसे प्राचीनतम मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल है। यदि हम आगे देखें तो आंध्र प्रदेश में आप देख लीजिए विशाखापट्टनम और नंदीपल्ली जो हैं वो भी मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। अब ये बात देखने में आई है, यदि आप देखें कि निम्न पुरापाषाण काल में तो भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लगभग बराबर स्थल मिल रहे थे, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत में स्थल ज्यादा मिले हैं। और इस संदर्भ में पुरातत्ववेत्ताओं का ये मत है कि चूंकि जो मध्य पुरापाषाण कालीन जलवायु थी वो इस दौर के निएंडरथल मानव के लिए दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त थी, और वहां पर जो कच्चा माल भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध था। और इस प्रकार के कच्चे माल की, जैसे कि चर्ट जैसे पत्थर की, उत्तर भारत के बहुत सारे स्थलों पर अभाव था। इसलिए हम देखते हैं कि जो इस प्रकार के औजार हैं वो हमें प्रायद्वीपीय भारत से ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो इसी के साथ ही जो है आज हमारा मध्य पुरापाषाण काल का जो लेक्चर है समाप्त होता है। और इस लेक्चर को देखने के बाद इस पार्ट विशेष से आपका कोई भी क्वेश्चन अछूता नहीं रहेगा। आप हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। धन्यवाद।